हेलो। आज की कहानी 6 बरस के बाद। इसे कैथरीन मेन्सफील्ड ने लिखा है। 20वीं सदी की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा लेखिकाओं में से एक कैथरीन मेन्सफील्ड का जन्म न्यूजीलैंड के एक परिवार में 1888 1888 में हुआ। उनकी कहानियों में रोज़मर्रा के जीवन का असाधारण और मनुष्य के मन की आंतरिक भावनाओं का चित्रण करता है। मेन्सफील्ड जब 23 वर्ष की थी तब उनकी कहानियों का पहला संग्रह इन्हें जर्मन मेंशन प्रकाशित हुआ। युद्ध के वर्षों की निराशा और उनके बुरे व्यवस्था ने उनकी कहानियों में गहरी उदासी को रचा है। बाद के उनके दो कथा संग्रहों ब्लिस 1920 1920, द गार्डन पार्टी 1922 1922 के प्रकाशन के बाद से उनकी ख्याति एक प्रमुख लेखिका के रूप में हो गई। जीवन के अंतिम 5 वर्ष वे तपेदिक से ग्रस्त रही। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन 1923 में हो गया। 6 बरस के बाद और फिर 6 वर्षों के बाद इसने उसे दोबारा देखा। वह बांस से बनी उन छोटी छोटी मेजों में से एक पर बैठा था। मेज कागज से बने डैफोडिल फूलों के जापानी गुलदस्ते से सजी हुई थी। सामने फलों की एक बड़ी प्लेट रखी हुई थी और वह अपने उसी खास अंदाज से संतरा छील रहा था जिसे वह खूब पहचानती थी, और इसी वजह से इसने उसे फौरन पहचान लिया। उसने भी अपने भीतर अचानक पहचान लिए जाने को एक झटके के साथ महसूस किया, क्योंकि जैसे ही उसने सिर उठाया था उन दोनों की आंखें मिली थी। नामुमकिन, वह एकदम से पहचान ही नहीं पाया। वह मुस्कुराई। इसने त्योरियां चढ़ा ली। वह एकदम से पहचान ही नहीं पाया। वह मुस्कुराई और इसने त्योरियां चढ़ा ली। वह उसके करीब आई। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की, पर आंखें खोलते ही उसका चेहरा चमक उठा, जैसे अंधेरे कमरे में माचिस की तीली जलाने से होता है। उसने संतरा रख दिया और कुर्सी पीछे की तरफ खिसका दी। इसने गर्माहट भरा अपना हाथ दस्ताने में से बाहर निकाला और उसके हाथ में दे दिया। वेरा, वह विस्मय से चिल्लाया। कितनी अजीब बात है। वाकई एक क्षण के लिए तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। क्या तुम बैठोगी? तुमने खाना खाया? कॉफ़ी लोगी? वह हिचकिचाई पर फिर बोल उठी, ठीक है, कॉफ़ी ले लूंगी। और वह उसके सामने आकर बैठ गई। तुम बदल गई हो। तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। वह उसकी ओर लगातार विस्मय और अधीरता से देखता रहा। यार, तुम सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने पहले तुम्हें कभी इतना खूबसूरत नहीं पाया। सच। इस इसने अपने चेहरे से रुमाल हटाया और गले तक बंद फर कोट के कॉलर का बटन खोल लिया। मेरी तबीयत कुछ ढीली लग रही है। तुम तो जानते हो मुझसे यह मौसम सहा नहीं जाता। अरे हाँ, तुम्हें तो जाड़े से नफरत है। हाँ, मुझे यह सख्त नापसंद है। वह ठंड से कांप रही थी। और सबसे बेकार बात तो यह है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं। उसने बीच में ही उसे टोका। क्षमा चाहता हूँ, और बैरे को बुलाने लगा और मेज थपथपाने लगा। थोड़ी कॉफ़ी और क्रीम ले आओ। और फिर दोबारा उसकी और मुखातिब हो गया। क्या वाकई तुम कुछ नहीं खाओगी? थोड़ा सा फल तो ले ही सकती हो। यहाँ फल बहुत अच्छे हैं। नहीं, शुक्रिया। ठीक है। हंसते हुए उसने संतरा उठा लिया। हाँ, तो तुम कह रही थी जो जितना बूढ़ा होता जाता है उतना ठंडा ठंडा होता जाता है। वह हंस पड़ी। हालांकि वह सोच रही थी उसकी यह आदत बीच में इस तरह टोकने की आज भी उसे कितनी अच्छी तरह याद है। और कैसे 6 बरस पहले उसकी इस आदत से वह कितना भड़क उठती थी। उसे हमेशा लगता मानो बात करते करते उसने अचानक इसके होठों पर हाथ दिया हो और उसे भूलकर कुछ और करने लग गया हो, और फिर हाथ हटाकर अपनी उसी चौड़ी मुस्कान से उसकी ओर मुखातिब हो। हाँ, तो अब हम तैयार हैं। अब सब कुछ निपट गया है। उतना ठंडा होता जाता है।
उसने हंसते हुए उसी के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराया। ए, तुम अब भी वैसी ही बातें करती हो, और तुम्हारी एक और बात है, बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम्हारी खूबसूरत आवाज़, बात करने का तुम्हारा मोहक अंदाज। अब वह काफी गंभीर था। वह इसकी तरफ वह इसकी तरफ कुछ झुका। उसने संतरे के छिलकों की ताजी तेज खुशबू महसूस की। तुम्हें सिर्फ एक शब्द कहना होगा, और कई आवाज़ों के बीच भी मैं तुम्हारी आवाज़ को बखूबी पहचान लूँगा। मुझे अक्सर ताज्जुब होता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में एक न भूलने वाली याद बनकर रह गई है। क्या तुम्हें वह पहली दोपहर याद है जो हमने साथ साथ क्यू गार्डन में बिताई थी? तुम्हें कितना अजीब लगा था कि मुझे किसी भी फूल का नाम नहीं पता था। तुम्हारे सारे नाम बताने के बावजूद मैं आज भी फूलों के नाम से उतना ही अनजान हूँ। यह वाकई अजीब विस्मय की बात है कि जब भी सब कुछ खुशनुमा और सुखद होता है और मैं कोई चमकदार चटक रंग देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, जिरेनियम, मैरीगोल्ड, वेरबोना। और मुझे लगता है कि उस विस्मृत भूली बिसरी भाषा के ये तीन शब्द ही मुझे याद रह गए हैं। तुम्हें वो दोपहर याद है? अरे हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह याद है। उसने एक गहरी लंबी सांस ली, मानो दोनों के बीच रखे उन खूबसूरत कागजी डैफोडिल के फूलों को भी सहना बहुत मुश्किल लग रहा हो। पर फिर भी उस दोपहर की जो याद उसके जेहन में थी, उससे उसे 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 चाय के टेबल पर एक बेतुका सा दृश्य ही याद आया। चाइनीज पगोडा में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चाय पी रहे थे, और इसने बिल्कुल किसी सन के आदमी की तरह तुन मिजाजी दिखाई थी। वह अपनी पुआल की टोपी से सबके साथ ठिठोली करता रहा, जबकि उसका यह बर्ताव किसी भी तरह उस मौके के अनुकूल नहीं था। चाय पीते हुए केवल कुछ सरफिरे लोग ही उसके इस व्यवहार को का आनंद ले रहे थे, और कैसे उसे यह सब झेलना पड़ा था। पर अब जब वह बोल रहा था तो वह याद धुंधली पड़ गई थी। वह ठीक ही कह रहा था। हाँ, वह वाकई एक अच्छी दोपहर थी। जिरेनियम, मेरीगोल्ड और वेरबोना तथा खुशनुमा धूप से भरी। उसका ध्यान अंतिम दो शब्दों पर ही अटक गया, मानो उसने इन शब्दों को अभी अभी गाया हो। उस खुशनुमा धूप के साथ एक और याद जुड़ गई थी। उसने खुद को एक लॉन में बैठा पाया था, और वह उसके पास लेटा हुआ था, और अचानक काफी देर की चुप्पी के बाद वह घुमा और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया था। काश, उसने फुसफुसाते हुए कहा था, काश मैंने जहर खा लिया होता और अभी इसी क्षण मैं मर रहा होता। उसी क्षण एक नन्ही सी लड़की सफेद फ्रॉक पहने हाथ में बड़ा लिली का फूल लिए झाड़ी के पीछे से दौड़ती हुई आई। उसने उनकी ओर आंखें फाड़कर देखा था और फिर भागकर चली गई थी। पर वो यह सब नहीं देख पाया था, वह उसके ऊपर झुकी हुई थी। ए, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो कभी ऐसा नहीं कह सकती। पर उसने एक हल्की सी आह भरी और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर खुद के गाल पर रख दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार, और मुझे बहुत दुख दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि वेरा तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। पहले की तुलना में अब वह काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा था। उसका उस सपनीली दुनिया में रहना और हमेशा अनिश्चित रहना अब एकदम खत्म हो गया था। अब उसमें एक पुरुषोचित गंभीरता थी, जिससे जिसने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लिया हो, जो आदमी को आत्मविश्वास और सुरक्षा से भर देता है। कुल मिलाकर अब वह काफ़ी प्रभावशाली लग रहा था। उसने पैसे भी खूब कमाए कमाए होंगे। उसके कपड़े बढ़िया थे, और उस पर फब रहे थे। उसी क्षण उसने अपनी जेब से रशियन सिगरेट की डब्बी निकाली। तुम लोगी? हाँ, मैं लूँगी। उसने उन्हें उठा लिया। ये बढ़िया सिगरेट लग रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये बढ़िया सिगरेट हैं। मैं इन्हें खास अपने लिए सेंट जेम्स स्ट्रीट में एक मामूली आदमी से बनवाता हूँ। मैं ज़्यादा धूम्रपान नहीं करता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, पर मैं जब भी पीता हूँ मुझे जायकेदार और बिल्कुल ताज़ा सिगरेट चाहिए। धुआं उड़ाना मेरी आदत नहीं, बल्कि सुख का साधन है, बिल्कुल किसी इत्र की तरह। क्या तुम्हें अब भी इत्र बहुत पसंद है?
जब मैं रूस में था, वह बीच में ही बोली, क्या वाकई तुम रूस गए हो? अरे हाँ, मैं करीब साल भर से ज़्यादा वहाँ रहा था। तुम शायद भूल गई हो, हम हमेशा वहाँ जाने की बातें किया करते थे। नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब अधूरी सी मुस्कान आई और वह कुर्सी के पीछे टिक कर बैठ गया। क्या यह अजीब बात नहीं? मैं वाकई उन सभी जगहों पर गया हूँ जहाँ जाने की हमने योजनाएं बनाई थी। हाँ, मैं उन तमाम जगहों पर गया हूँ और वहाँ काफ़ी समय तक रहा। जैसा कि तुम कहा करती थी, वहाँ की हवा को महसूस करना चाहिए। दरअसल मैंने पिछले 3 साल लगातार यात्राएं ही की हैं। स्पेन, कोर्सिका, साइबेरिया, रूस एंड मिस्र। अब केवल चीन ही रह गया है और मेरा वहाँ जाने का भी पूरा इरादा है, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। जैसे वह बता रहा था, धीरे धीरे सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए उसे लगा मानो सालों से उसके अंदर सोया एक अजीब सा पशु अचानक जाग उठा हो और उसके भीतर पूरी तरह पसर गया हो और जमाई ले रहा हो। उसने अपने कान खड़े कर लिए हैं। कूदकर वह पैरों पर खड़ा हो गया है और अपनी ललचाई प्यासी नजरों से उन दूर दराज के इलाकों को घूर रहा हो। पर हंसते हुए धीरे से उसने केवल इतना ही कहा, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। उसने सिर हिलाया। यह सब बड़ा अद्भुत रहा है, खासकर रूस। रूस में वह सब कुछ है जिसकी हमने कल्पना की थी, और शायद उससे भी बहुत अधिक। मैंने कुछ दिन वोल्गा नदी पर नाव में भी बिताए। क्या तुम्हें मल्हा का वह गीत याद है जिसकी धुन तुम सुनकर अक्सर बजाया करती थी? हाँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह गीत उसके भीतर बजने लगा। क्या तुम अब भी वह धुन बजाती हो? नहीं, मेरे पास पियानो नहीं है। वह चकित हो गया। पर तुम्हारे उस खूबसूरत पियानो का क्या हुआ? उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। सालों पहले बेच दिया। पर तुम्हें तो संगीत का कितना शौक था। उसे अचरज हुआ। अब उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, वह बोली। वह कुछ नहीं बोला। नदी पर बिताया जीवन, वह आगे बताने लगा, कितना कुछ खास तरह का था। एक आध दिन के बाद आपको यह लगता ही नहीं कि आप किसी और जीवन को भी जानते हैं, और यह भी जरूरी नहीं कि आपको उनकी भाषा की जानकारी हो। नाव पर रहते हुए आपके और उन लोगों के बीच एक बंधन सा बन जाता है, और इतना ही काफ़ी होता है। आप उनके साथ खाते हो, उठते बैठते हो, पूरा दिन बिताते हो, और शाम को शुरू हो जाता है संगीत का एक अंतहीन सिलसिला। वह कांपने लगी। उसके भीतर फिर से मल्हा का गीत, वह पीड़ा भरी धुन जोर जोर से बजने लगी। उसने देखा कि एक गहरे रंग की नाव पानी पर चल रही है। नदी के दोनों ओर उदास पेड़ खड़े हैं। वह कांपने लगी। हाँ, मुझे यह सब बहुत पसंद है, वह अपना दस्ताना सहलाते हुए बोली। रूसी जीवन की लगभग हर चीज तुम्हें बेहद पसंद आएगी, उसने बड़ी आत्मीयता से कहा। वहाँ सब कुछ इतना अनौप अनौप अनौपचारिक वहाँ सब कुछ इतना अनौपचारिक, इतना आवेश से भरा हुआ, इतना मुक्त है कि कहीं किसी संदेह का सवाल ही नहीं। और फिर वहाँ के किसान कितने अद्भुत हैं। वे इतने बढ़िया इंसान हैं। हाँ, वहाँ सब कुछ ऐसा ही है। यहाँ तक कि जो आदमी घोड़ा गाड़ी चलाता है, वह भी आसपास जो कुछ भी घट रहा है उसका एक हिस्सा लगता है। मुझे याद है, एक शाम हम सब यानी मेरे दो दोस्त और उनमें से एक की बीवी ब्लैक सी के किनारे पिकनिक मनाने गए थे। हमने अपना खाना और शैंपेन ली और घास पर बैठकर ही खाने पीने लगे थे। जब हम खा रहे थे तो गाड़ीवान आया। थोड़ा सा सोए का अचार लीजिए, वह बोला। वह सब कुछ हमारे साथ बांटना चाहता था। मुझे यह सब इतना अच्छा लगा था। तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उस क्षण इसे लगा मानो वह उस रहस्यमयी ब्लैक सी के किनारे घास पर बैठी हो। समुद्र बिल्कुल मखमल की तरह काला था और उसकी शांत मखमली लहरें किनारे पर आकर तरंग पैदा कर रही थी। उसने सड़क के किनारे खड़ी बैलगाड़ी को भी देखा और घास पर बैठे उस दल को भी जिनके चेहरे और हाथ चांदनी में चमक रहे थे।
उस औरत के पीले वस्त्र को भी देखा जो फैला हुआ था। उसने उसके तह किए हुए छाते को भी देखा जो घास पर इस तरह पड़ा था जैसे कसीदाकारी करने का मोतियों वाला कोई बड़ा हुक पड़ा हुआ हो। इनसे थोड़ा सा हटकर घुटने पर कपड़े में अपना खाना लिए बैठा गाड़ीवान भी उसे दिखाई दिया, जो कह रहा था, सोए का अचार लीजिए। और यद्यपि उसे पता नहीं था कि वह डिल का अचार होता क्या है, फिर भी उसने अंदाजा लगाया कि हरे कांच की बरनी के भीतर से तोते की चोंच जैसी लाल मिर्च की तरह की कोई चीज चमक रही थी। उसने उसे अपने मुंह के भीतर रखा, चूसा। दिल अचार बहुत खट्टा था। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, वह बोली। उसके बाद एक क्षण चुप्पी छाई रही। इसी क्षण दोनों ने एक दूसरे को देखा। अतीत में जब कभी वे एक इस तरह एक दूसरे को देखते थे, उन्हें आपस में एक ऐसी असीम समझ का एहसास होता था जो उनकी आत्माओं में बसी हुई थी। कुछ ऐसे मानो वे एक दूसरे की बाहों में खोए हुए शोक मगन प्रेमियों की तरह समुद्र में कूद पड़ने को तैयार हों। पर अब अचरज की बात यह थी कि उसी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और वह बोला, तुम कितनी तल्लीनता से सब कुछ सुनती हो। जब तुम इतनी जब तुम अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वह सब कुछ बता सकता हूँ जो शायद मैं किसी दूसरे इंसान को कभी नहीं बता पाऊंगा। क्या उसके सवर में खिल्ली उड़ाने जैसा कुछ भाव था, या उसके अपने मन का वहम था? वह कुछ समझ नहीं पाई। मैं जब तुमसे मिला नहीं था, वह बोला, मैंने कभी किसी से अपने बारे में कोई बात नहीं की थी। मुझे वह रात भी अच्छी तरह याद है जब मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्रिसमस पेड़ लाया था और तुम्हें अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताया था। मैंने बताया था कि कैसे एक दिन मैं इतना दुखी था कि घर घर से भागा था और 2 दिनों तक अपने अहाते में रखी ठेला गाड़ी के नीचे रहा था। कोई मुझे खोज नहीं पाया था और तुम सुनती रही थी। तुम्हारी आंखें चमक रही थी और मुझे लगा जैसे तुम्हारे असर में आकर वह छोटा सा क्रिसमस पेड़ भी मेरी दास्तां सुन रहा था, वैसे ही जैसे परी कथाओं में होता है। पर उस शाम की बात से उसे यह जायकेदार मुरब्बे के छोटे डिब्बे की याद आई। उसकी कीमत 6 या 7 पेंस थी, जो उसे बहुत अधिक लग रही थी और वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। जरा देखो तो, इतने छोटे से डिब्बे की इतनी ज्यादा कीमत। जब तक वह मुरब्बा खाती रही, वह उसे खुशी और अचरज के साथ निहारता रहा। नहीं, यह तो एक तरह से पैसे खाना है। तुम इसे आकार के छोटे से डिब्बे में 7 शिलिंग डाल भी नहीं सकते। जरा सोचो ये कितना मुनाफा कमाते होंगे। और वह किसी जटिल हिसाब किताब में उलझ गया था। पर अब मछली के उस जायकेदार मुरब्बे को अलविदा। क्रिसमस पेड़ मेज पर था और वह नन्हा सा बच्चा ठेला गाड़ी के नीचे अहाते के कुत्ते पर अपना सिर टिकाकर सो रहा था। उस कुत्ते का नाम बिसून था। न वह खुशी से चिल्ला पड़ी, पर वह कुछ समझ नहीं पाया। कौन सा कुत्ता? क्या तुम्हारे पास कोई कुत्ता था? मुझे तो कुत्ते के बारे में बिल्कुल याद नहीं। नहीं नहीं, मैं तो उस अहाते के कुत्ते की बात कर रही हूँ जब तुम बहुत छोटे थे। वह हंसा और उसने अपने सिगरेट की डिब्बी झपट कर खींच ली। क्या कोई कुत्ता सचमुच था? मैं तो भूल ही गया हूँ, जैसे यह सब सदियां पहले की बात है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि केवल 6 साल ही बीते हैं। आज जब मैंने तुम्हें पहचाना तो मुझे अतीत में एक बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ी। उस समय को दोबारा जहन में लाने के लिए मुझे अपनी पूरी बीती जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ा। मैं उस समय बिल्कुल बच्चा था। वह मेज को बजाने लगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कितना बोर किया करता था, और अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुमने जो भी लिखा था वह क्यों लिखा था। हालांकि उस वक्त तो तुम्हारे उस खत ने बिल्कुल मेरी जान ही ले ली थी। कुछ अरसा पहले दोबारा वह खत मेरे हाथ लगा था और उसे पढ़कर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। कितना बुद्धिमानी से भरा तुम्हारा खत। मेरी बिल्कुल सही तस्वीर खींची थी तुमने। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई। तुम तुम नहीं जाओगी?
वह उठने लगी वह उठने लगी थी। उसने दोबारा अपना कॉलर बंद कर लिया था और चेहरे पर झीना आवरण डाल लिया था। नहीं, मुझे जाना ही होगा, वह बोली और किसी तरह मुस्कुराई। अब वह जान गई थी कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे नहीं बाबा, प्लीज़, वह गिड़गिड़ाया, कुछ देर तो रुक जाओ। और उसने मेज पर उसका एक दस्ताना उठा लिया और उसे ऐसे पकड़ लिया मानो उसी से वह उसे रोक लेगा। आजकल बात करने के लिए मुझे इतने कम लोग मिलते हैं कि मैं बर्बर होता जा रहा हूँ, वह बोला। क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कह दिया जिससे तुम्हें दुख पहुंचा है? बिल्कुल नहीं, वह झूठ बोल गई। पर जब उसने देखा कि वह उसके दस्ताने को कोमलता से धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सहला रहा है तो उसका गुस्सा काफूर हो गया और उस क्षण वह उसे 6 वर्ष पहले जैसा ही लगा। उस समय मैं वाकई चाहता था, उसने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, कि एक तरह से तुम्हारे लिए एक कालीन की तरह बन जाऊं। उस पर तुम चलो ताकि तुम्हें पत्थर और मिट्टी मिट्टी पर बिल्कुल भी न चलना पड़े और तुम्हें कोई चोट ना लगे। मेरे दिल में इससे अधिक कुछ नहीं था। मेरा कोई स्वार्थ न था। हाँ, बाद में मेरी यह इच्छा जरूर थी कि मैं केवल कालीन नहीं बल्कि एक जादुई कालीन बन जाऊं और तुम्हें उड़ाकर उन तमाम देशों में ले जाऊं जहां जाने के लिए तुम में इतनी ललक थी। जब वह यह बोल रहा था, उसने अपना सिर ऐसे उठाया जैसे वह कुछ पी रहा हो और उसके भीतर का वह विचित्र पशु एक बार फिर करवट लेने लगा। मुझे लगता था कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा तन्हा हो, वह बोलता गया, और फिर भी शायद तुम ही एकमात्र हो जो दुनिया में वाकई सही मायने में जिंदा है, अपने समय से अलग। दस्ताने को सहलाते हुए वह बुदबुदाया, भाग्यशाली। हे ईश्वर, उसने यह क्या कर डाला? कैसे उसने अपने नसीब, अपनी खुशी को इस तरह नकार दिया? यही तो एक शख्स था जो उसे समझता था। क्या अब वाकई देर हो चुकी है? क्या देर जैसा भी कुछ होता है? वह उस दस्ताने की तरह थी जिसे उसने अपनी उंगलियों में थाम रखा था। और फिर यह भी एक सच था कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे और न ही तुम लोगों से दोस्ती करती थी। मैंने यह कैसे जाना था? क्योंकि मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे। क्या अब भी कुछ वैसा ही है? हाँ, उसने सांस खींची। बिल्कुल वैसा ही है। मैं अब भी हमेशा की तरह अकेली हूँ। मैं भी, वह धीरे धीरे से हंसा। बिल्कुल वैसा ही। अचानक तेजी से उसने उसका दस्ताना उसे वापस किया और अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। पर उस समय मुझे तो इतना रहस्यमय लग रहा था। अब मेरे लिए एकदम स्पष्ट है, और तुम्हें भी शायद। एक सीधी सी बात यह है कि हम दोनों इतने अहंकारी, खुद में डूबे हुए थे कि हमारे दिलों में किसी और के लिए कोई जगह न थी। क्या तुम जानती हो? वह चिल्लाया। अब अब वह फिर उसने अपने उसी दूसरे एकदम अनजान रूप में आ गया था। मैं जब रूस में था, मैंने मानव मस्तिष्क की प्रणाली को समझना शुरू किया था, और उससे मैंने जाना था कि हम बिल्कुल अलग तरह के नहीं थे। यह एक बहुत जानी पहचानी बात है। वह चली गई थी। वह वहीं बैठा रहा, हक्का बक्का, एकदम अचंभित। और फिर महिला वेटर से उसने बिल मंगवाया। करीम को तो छुआ भी नहीं गया है, वह बोला। प्लीज़ उसके पैसे मत लगाओ। थैंक यू सो मच।